हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सब भी मज़े में हैं। और एक्चुअली मेरा एक पार्सल डिलीवर हुआ था। मुझे पता था ये क्या है, मैंने कई दिन पहले ऑर्डर किया था। एक तो ये पार्सल के साथ पता नहीं क्या था, ये मुझे मिला भी नहीं था, पहले से ही मार्क हो गया था डिलीवर। तो उसके लिए मैंने पहले कस्टमर केयर अमेज़ॉन का वहाँ पे कांटेक्ट किया, तो फिर कैसे करके तो ये आया कई घंटों बाद। और उसके बाद जब आया तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही पैकेट निकले, जबकि मिनिमम 4 का ऑर्डर प्लेस करने से वो होम डिलीवरी देते हैं। तो अब सिर्फ 2 थे, तो मैंने फिर वापस कस्टमर केयर को कांटेक्ट करा और इस बार उन्होंने मेरे जो रिमेनिंग पैसे थे वो रिफ़ंड कर दिए। तो मैं सुबह के काम वाम ही सारे निपटा रही थी। इसके बाद फिर लंच बनाने का टाइम हो गया, क्योंकि सानवी खुशी लोग आएंगे। तो मैंने बनाई थी आज खिचड़ी, सिंपल वाली खिचड़ी बनाई है, पर बिल्कुल सिंपल भी नहीं होती है ये। इसमें सारे मसाले मैं मिलाती हूँ। और ये तुअर दाल और जो रेड वाली दाल होती है ना, मसूर दाल, वो दोनों को मिला करके मैंने बनाई है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और साथ में ये जो लहसुन और लाल मिर्ची की जो चटनी बनाई थी, आपने ये ट्राई की कि नहीं की, ज़रूर से कर लेना। इसके साथ हर चीज़ डबल डिलिशियस लगती है। रात को है ना पूरा किचन में समेट के सोती हूँ, एकदम साफ़ करके सोती हूँ। फिर सुबह बनता है बच्चों का डब्बा वगैरह, नाश्ता वगैरह, तो वो बर्तन कभी कभी इतने नहीं इनफ होते कि डिश वॉशर लगाया जा सके। तो मैं वेट करती हूँ कि लंच का भी काम हो जाए, फिर इतने हो जाएंगे कि डिश वॉशर चला सकें। अब डिश वॉशर की कैपेसिटी बहुत तो नहीं होती, पर फिर भी अगर 4-6 बर्तन रख के चला दें तो वो ऐसा लगता है, मतलब मन को ऐसा लगता है कि नुकसान हो गया, क्योंकि 4 बर्तन पर भी वो उतनी ही देर चलेगा और 20 बर्तनों पर भी वो उतना ही चलेगा। तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि और 4-6 बर्तन बढ़ जाएं, जिससे मेरा डिश वॉशर जो है वो फुल लोड पे चला सकूं मैं। तो बस वही हो चुका था। हम लोग का लंच भी हो गया और डिश वॉशर भी फुल भर गया, वो चल रहा है, बर्तन धुल जाएंगे। मीनवाइल मैं किचन जो है पूरा क्लीन कर लूँगी। सिंक साफ़ कर लिया है और पूरा जो एरिया है वो क्लीन कर लूँगी, तो ये एकदम सूख जाएगा। और इसके बाद शुरू हो जाता है मेरा मी टाइम। जो मुझे मन करता है मैं वो कर लेती हूँ, थोड़ी देर फ्री हो जाती हूँ। दोपहर में सोने का मेरी आदत नहीं है। एक तो मुझे नींद ही नहीं आती दोपहर में, और कभी भूले से मैं थक गई हूँ इतना कि मेरे को मन करे मैं अब सो जाऊँ, तो फिर उसके बाद मुझे रात को नींद नहीं आती और शाम को इतना हैवी हैंगओवर जैसा हो जाता है। तो इस वजह से आई अवॉइड कि मैं सोऊं। बस अभी किचन साफ़ करके मैं थोड़े अपने काम करूँगी, फिर शाम को मुझे किचन एकदम क्लीन मिलेगी। आई थॉट मैं अपने कपड़े आयरन कर लेती हूँ। एक मन ये भी कह रहा था बिग बॉस देख लो। मैं बिग बॉस है ना रोज़ देखूँ, हर सीज़न देखूँ, हर एपिसोड देखूँ, वैसा नहीं है। बट जब आ रहा होता है तो फिर मेरा मन करता है कि देखा जाए। तो इस बार वाला थोड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे। इसमें मेरे देवर है ना मोनू भैया, उनके साथ एक बंदा काम करता था, वो आया था। अभी तो वो एलिमिनेट हो चुका है, तो बिगनिंग में उसकी वजह से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि देख लिया जाए। मेरे को है ना कपड़े भी प्रेस करने थे। तो जैसा मैं बोल रही थी, एक मन आ रहा था कपड़े प्रेस कर लो, एक मन आ रहा था टीवी देख लो। तो आई थॉट कि टीवी के सामने ही कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो कपड़े प्रेस करने में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत होती नहीं है कि एक एक पल उधर देखा जाए क्या हो रहा है। और ना ही बिग बॉस में उतना ध्यान से देखती हूँ। हाँ, मूवी है तो वो मैं फिर बहुत ध्यान से देखती हूँ। हर सीन, हर डायलॉग मुझे समझना होता है, सो दैट मैं मूवी की फील को अच्छी तरह समझ पाऊँ। मुझे मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने कोई मूवी नहीं लगाई, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कुछ भी मिस हो। मैंने बिग बॉस लगा लिया, थोड़ा देखा जाएगा, थोड़ा नहीं भी देखा जाएगा तो चलेगा। और कपड़े प्रेस करने में बैठ गई, क्योंकि ऐसे अकेले में कपड़े प्रेस करो तो बहुत बड़ा काम लगता है। मुझे वैसे भी कपड़े आयरन करना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। पिछले कुछ वक्त से तो मैं ऐसा कर रही थी कि जैसे समझिए आज मुझे जो कपड़ा पहनना है वो मैं अभी एक आयरन करके रख लूँ, उसके बाद शावर लेकर मैं वो पहन कर तैयार हो जाऊँ, ऐसा चल रहा था। लेकिन ये सिस्टम मेरे लिए ना काम नहीं कर रहा था। मैं बल्क में ही आयरन करके रखती हूँ, फिर वो चलते रहते हैं, धुल जाते हैं। धुल भी रहे हों तो भी कुछ ना कुछ आयरन वाला मिल ही जाता है। और उसके बाद फिर
बाद में जो धुल के आए हैं उनको आयरन कर लो। तो इकट्ठे करने से मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी यही प्रैक्टिस जो है पुराने वाली फॉलो करती हूँ। पुराने वाले घर में मैं ऐसा करती थी, वहाँ पे मेरे बेडरूम में ही टीवी था, तो वहीं पर मैं आयरन बोर्ड रख के आयरनिंग कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, ईजी था। बट यहाँ पर जो टीवी है वो हॉल में लगा दिया है। आयरनिंग मैं एक्चुअली मंदिर वाले रूम में करती हूँ। ये बोर्ड आपने कई बार देखा होगा, वहीं रखा रहता है। मैं भी, हस्बैंड भी, जिसे भी करना होता है वहीं हम लोग करते हैं। पर वो है ना फिर थोड़ा बोरिंग लगता है, 2-4 कपड़ों से ज़्यादा फिर वहाँ पे अकेले खड़े होके ना काम नहीं होता। तो आज मैंने ये सेटअप थोड़ा बदला, बोर्ड में यहाँ लेकर आई एंड मुझे सच्ची मज़ा आया। आपको दिखाऊंगी मैंने कितने सारे सूट प्रेस कर डाले। ये एक जैसे कलर के सूट मैंने एक ही हैंगर में डाल दिए हैं, हैंगर कम है मेरे पास, तो एक जैसे कपड़े, अलाइक कपड़े एक जगह रख देती हूँ मैं। अभी और सारे कपड़े मैं प्रेस करूँगी। वैसे मेरे पास एक, मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पास एक स्टीम आयरन है, हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर कहते हैं उसको। तो जब से वो आया यूजुअली हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे है ना प्रेस करने में वक्त लगता है। उसका रिज़ल्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। ये वाली जो आयरन होती है ना, जो गर्म प्लेट होके फिर हम आयरनिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई बटन है, कोई डिज़ाइन है और उसके साथ ही आपने दूसरी तरफ से आयरन कर दिया ना, तो उधर के कपड़े पे उसका इम्प्रेशन सा आ जाता है। तो इसलिए मैं ये वाला जो आयरन है वो नहीं करती यूजुअली सारी चीज़ों पे, स्पेशली हस्बैंड के शर्ट पे। वो फिर मैं वो जो हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर है उसी से करती हूँ। लेकिन सूट वगैरह ना उस पर मेरे से ना बहुत ईजिली होते नहीं। सूट में बहुत सारा कपड़ा होता है, बहुत फ्लेयर होता है, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा वो नॉन फंक्शनल है, इनकन्वीनियंट था एटलीस्ट मेरे लिए। तो मैं ये सूट वगैरह ये वाला जो बोर्ड है इसी पे आयरन करती हूँ। आप देख रहे हो इस पर ना बहुत आसान हो जाता है। सूट ऐसे पहना दो और एक एक पल्ला जो है साथ में आयरन करते चले जाओ, तो पता भी नहीं चलता। 5 मिनट से कम वक्त में एक सूट ऐसे बोर्ड पे आयरन हो जाता है। और ये देखो करते करते बातें करते करते मेरा जो ये लास्ट वाला सूट था ये भी आयरन हो चुका। बस इनको फटाफट से मैं फोल्ड करके रख दूँगी। शायद 3-4 ही हैंगर अवेलेबल थे मेरे पास, इन्हीं में मैंने ये सारे के सारे सूट जो हैं फोल्ड कर करके रख दिए हैं। और बस ऊपर से ले लेकर यूज़ होता जाएगा, अंदर वाले आराम से रखे रहेंगे। ये जो आयरन के वाले कपड़े हैं ना, इनको अगर फोल्ड करके रख दें कबर्ड में तो फिर इनकी आयरन करी ना करी एक बराबर हो जाती है। इसलिए हैंगर में रखो सो दैट आयरन है तो रखे रहें। अब इस वाले हैंगर में चले गए 2 सूट, इस वाले हैंगर में गए हैं 3 सूट, और ये एक और हैंगर है ब्लू वाला जो स्टैक था, इसके अंदर 3 सूट है। मैंने आपको पहले दिखाए थे 1 2 3। ये जो बीच में जो आप इलेक्ट्रिक ब्लू देख रहे हो इसका तो सूट और सलवार दोनों हैं, और पिंक वाले में भी 2 हैं। तो कितना हुआ, 11 हो गए शायद। 11 पेयर मैंने बिग बॉस देखते देखते कर लिए, मुझे पता भी नहीं चला ये सब कब में हो गया। और इतने में हो गया शाम का वक्त, तो बस लाइटें सारी ऑन करूँगी, शाम की दिया बाती होगी और शाम के काम शुरू होंगे। आजकल आपने देखा होगा ट्रेस लेचेस केक्स का बड़ा ट्रेंड है। बहुत सारी जगहों पे मार्केट में भी अब ट्रेस लेचेस केक्स मिलने लगे हैं। तो उसी तरह का एक ट्रेस लेचेस केक आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये बेसिकली एक चॉकलेट पुडिंग है जो ट्रेस लेचेस स्टाइल में बनती है एंड बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है। टेस्टी भी बहुत लगती है, तो आप ट्राई कर लेना। और ये माइक्रोवेव में बनेगी। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल, 1/4 कप मैं ले रही हूँ ऑयल। कोई भी न्यूट्रल ऑयल आप ले लें जिसमें ज़्यादा टेस्ट ना हो, ज़्यादा फ्रेग्रेंस ना हो, ज़्यादा कलर ना हो। मैंने रेगुलर रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप लाइट ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इसके बाद 1/3 कप मैं इसके अंदर मिला रही हूँ दही मैंने लिया है रूम टेम्परेचर, और वो भी जो मीठा रहता है, एज इन जो खट्टा नहीं हुआ है वो वाला दही। देन इसमें 1/2 कप मैंने पाउडर्ड शुगर मिला दी है। अब ये तीनों चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह फेंटना है जब तक कि ये अच्छी तरह चीनी वीनी घुल जाए और दही के लम्प्स भी घुल जाए। ये इस तरह से कंडेंस मिल्क जैसा दिखने लगेगा। फिर इसमें फ्लावर के लिए ऐड किया है मैंने 1 कप मैदा। पूरा 1 कप नहीं था, थोड़ा सा कम था, तो 1 चम्मच मैंने गेहूं का आटा मिला दिया है। आप पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हो, 50-50 भी कर सकते हो। मिलाएंगे कोको पाउडर, तो 3 टीस्पून इसके अंदर मैंने कोको पाउडर मिला दिया है। कोई सी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, मैंने हर्शीज़ वाला लिया है। देन इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग
पाउडर, और मेरा बेकिंग पाउडर लगभग ख़त्म हो गया, पूरा 1 टीस्पून में ज़रा सा कम रह गया। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा। एंड देन बेकिंग सोडा लाइक हाफ टी स्पून जैसा बेकिंग सोडा आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आप अलग से छान कर भी ऐड कर सकते हो। अभी इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा वार्म मिल्क, 1/3 कप वार्म मैंने मिल्क डाला। ल्यूक वार्म है ये, एकदम वार्म भी नहीं है और ठंडा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद डालना है इसके अंदर वनीला 1 टीस्पून, पर मेरा वनीला भी ख़त्म हो गया। थोड़ा थोड़ा बस बेस में जमा हुआ था तो मैंने इसके अंदर गर्म दूध डाला, इसको शेक करके जितना भी इसके अंदर वनीला था वो सारा निकाल लिया। तो अभी के लिए मेरा काम हो गया। अभी ये सारी ही चीज़ों को ना हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड करते हुए आपको मिक्स करना है। इसके लम्स वगैरह ना रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये मुझे हल्का सा थिक लग रहा है, मुझे प्रॉपर सैटिन कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने देखा जब मैं ड्रॉप करी तो टूट टूट के गिर रहा था, ऐसा नहीं चाहिए, एक धार में सैटिन की तरह गिरे, ऐसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। तो मैंने थोड़ा और दूध मिलाया। तो कुल मिला के पहले हमने 1/3 कप मिल्क मिलाया था, बाद में थोड़ा थोड़ा करके और डाला, तो लगभग रफली 2 टेबलस्पून जैसा मिल्क और इसमें गया है। ये देखो, ये कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रही हूँ, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, बैटर सारा का सारा एक फ्लो में गिर गया। अब माइक्रोवेव हाई पर इसे 5-5.5 मिनट आप बेक कर लो। माइक्रोवेव मोड पे, कोई कन्वेक्शन नहीं, कुछ नहीं। 5-5.5 मिनट में ये हो जाएगा। और आज मेरा मैदा भी ख़त्म हो गया है, पाउडर शुगर भी ख़त्म हो गया है, बेकिंग पाउडर भी ख़त्म हो गया है एंड वनीला एसेंस भी ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें मुझे अभी रीस्टॉक करनी पड़ेंगी। टाइम आ रहा है कि डीमार्ट जाया जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको क्रीम। तो मैंने डिलेक्टा की डेयरी क्रीम ले ली है। आप चाहो तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हो, पर डेयरी क्रीम ज़्यादा टेस्टी लगती है, उसमें थोड़ा मिल्क वाला टेस्ट आता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं व्हिपिंग क्रीम थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो सोया से बनती है। और क्रीम मैंने हल्की हल्की व्हिप करके साइड में रख दी है। यहाँ पर केक मेरा बेक हो गया था, टूथपिक टेस्ट कर रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से 5-5.5 मिनट में बेक हो जाता है। बेक नहीं, माइक्रोवेव कुक किया है हम लोगों ने इसको। और इसे ढक्कन नहीं लगाना है, इसे खुला ही पकाना है। और इसके बाद यहाँ जो व्हिपिंग क्रीम है, इसको आप चाहें तो थोड़ा और व्हिप कर लो, लेकिन हमको थोड़ा सा ये लिक्विड ही चाहिए। ऐसे जैसे केक पे जो क्रीम लगी होती है उतना थिक नहीं चाहिए। इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस मेरा ख़त्म हो गया था, बट मैंने ये काफ़ी पहले एक मंगाया था ओसोरो ब्रांड का फ्रॉम अमेज़ॉन, और ये मुझे उतना कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे ज़रा कम ही यूज़ कर रही थी। आज फिर मैंने ये खोल करके 2 मंगाए थे। तो एक खुला हुआ था जो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। पहले इंग्रेडिएंट मैंने डाला है 1 चम्मच चीनी और 1 बड़ा चम्मच क्रीम चीज़। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये सारी चीज़ें मिला करके फेंट लीजिए अच्छी तरह। तो मैं बता रही थी कि मैंने ओसोरो वाले 2 वनीला एसेंस मंगाए थे। एक खोला, वो बेकिंग में डाला, मुझे उसके कुछ ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगा, तो मैंने ना क्लीनिंग, फ्रेग्रेंस, ये वो चीज़ के हिसाब से रख दिया था। बट अभी ज़रूरत थी ही थी, तो मैंने दूसरा वाला खोलकर कुछ 1 बूंदे उसकी डाल दी। मैं लेकिन वो स्प्रिग वाला ही मंगाऊंगी, मुझे बेकिंग में वही अच्छा लगता है। इसके बाद चाहिए चॉकलेट। तो आप डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट जो चाहें वो ले लें। मैंने मिल्क चॉकलेट ली है क्योंकि मेरी फैमिली में सबको ये ज़्यादा पसंद है, एंड अमूल ब्रांड का ले लिया है। तो थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट मैं एक कटोरी के अंदर ऐड करूँगी। हमें एक्चुअली बनाना है मिल्क, तो चॉकलेट केक बन रहा है तो चॉकलेट मिल्क बनेगा, इसलिए मैंने ये चॉकलेट लिया। और इसमें 1/3 कप एकदम गर्म मिल्क डाल करके इसे साइड में रख दीजिए। चॉकलेट जो है पिघल जाएगी थोड़ी देर में। और अभी हमारा जो ये क्रीम वाला मिक्स था, इसमें मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून, 1 बड़ा घर का ही चम्मच है बेसिकली, ये भर करके ऐड कर दिया कंडेंस मिल्क एंड गिव इट अ गुड मिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसमें हमें स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए, बस ऐसा थिक सा मिक्स ये बन जाए। तो इसको मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर चिल्ड होने के लिए। यहाँ पर जो चॉकलेट मिल्क है हमारा, इसको देख लेते हैं। मिल्क में चॉकलेट घुल जाएगी अब अच्छी तरह, क्योंकि ये अच्छी तरह से पिघल चुकी है, ये हो गया है रेडी। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो जो केक हमने बनाया था, इसको अच्छी तरह से प्रिक कर लीजिए सो दैट ये जो मिल्क है इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। केक एकदम बढ़िया मॉइस्ट बना है, इसको ऐसे भी आप खा सकते हो, लेकिन हम बनाएंगे ट्रेस लेचेस इसका, तो इसलिए अच्छी तरह होल्स करके ये सारा का सारा दूध इसमें डाल दें। आपको लगेगा ज़्यादा है, बट ज़्यादा नहीं है, इसे साइड में रख दो। केक है ना, इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। सी अब्जॉर्ब कर लिया है। मैं इसे और आधा घंटा छोड़ूंगी तो ऊपर इतना भी दूध नहीं दिखेगा, उसे भी अब्जॉर्ब कर लेगा। बट मुझे ये असेंबल करना है फटाफट से, तो मैंने ऊपर से अभी जो क्रीम बनाई थी ना, वो सारी की सारी पोर कर दी है।
अब रह गया फाइनल स्टेप, वो है इसको गार्निश करने का। तो गार्निश जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। मुझे पर्सनली चॉकलेट शेविंग्स अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग्स डाल दी हैं। चॉकलेट को ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर दो। आप चोको चिप्स डाल सकते हो, स्प्रिंकलर्स डाल सकते हो, और डिज़ाइन कर सकते हो विपिंग क्रीम से। विपिंग क्रीम वाइट वाले से डिज़ाइन कर दीजिए साइड साइड में। चाहे तो उसमें थोड़ा चॉकलेट मिला के ब्राउन वाला जो विपिंग क्रीम बन जाएगा उससे डिज़ाइन कर लीजिए। जैसा आपका मन चाहे, जैसे आपकी श्रद्धा हो, वैसा आप इसको डिज़ाइन बना दीजिए, गार्निश कर दीजिए। और उसके बाद एक क्लिंग फिल्म से इसको रैप करके रख दीजिए फ्रिज में। जितना ज़्यादा इसे फ्रिज में रखेंगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओवरनाइट रखिएगा, बेस्ट है। आज बनाओ और कल खाओगे तो बहुत ही बढ़िया ये आपको लगेगा। चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए, और सोचा चाय के साथ ये वाला जो स्नैक आया है सुबह, ये ट्राई करते हैं। ज्वार पफ का मैंने कुछ तो इंस्टाग्राम पे शायद देखा था, उसके बाद आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। ये सॉल्टेड होते हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने सानवी खुशी के टिफ़िन में भी दिए थे स्नैक के हिसाब से। तो खुशी की टीचर ने खाया एंड शी सेड कि मम्मा से पूछ के आना कि इसका क्या ब्रांड है और कहाँ से उन्होंने ये ख़रीदा। तो आप भी एक बार ट्राई करना, आपको शायद अच्छा लगे। और इसको ना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। तो ये कन्वीनियंस तो है ही। और यहाँ पे 4-5 आवर्स हो चुके थे इसको फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो सर्व कर देते हैं, क्योंकि सभी का दिमाग था इस पे कि वो कब खाने को मिलेगा। पर आप इसे ओवरनाइट या 1 डे लॉन्ग आप रखना इसको फ्रिज में, तो ये बहुत ही बढ़िया सेट हो जाता है। एंड टेस्ट की तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आप ये बना के देखना, बहुत जल्दी से बन जाता है। एंड बहुत ही बढ़िया आइटम है फॉर पार्टीज़ या गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो। मेरे पास है ना एक इतने ही साइज़ का एक स्क्वायर बोरोसिलिकेट ग्लास का एक कंटेनर है, पर इसमें ना कुछ रखा हुआ था तो मुझे ये ओवल वाला लेना पड़ा। और ये ओवल वाले के किनारे ऐसे हैं ना गोल गोल हर तरफ से, तो उसकी वजह से ठीक से निकल नहीं रहा था। तो आप एक प्रॉपर स्क्वायर या स्क्वायर या रेक्टेंगल कंटेनर में बनाइएगा, तो फिर ये थोड़ा ईजिली निकल जाता है। बट कोई बात नहीं, खाने का स्वाद नहीं बदलेगा थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से। बट मैं एक टिप दे रही हूँ आपको, आप इसे गेस्ट के सामने सर्व करना चाहते हो तो प्रॉपर कंटेनर लेना। ये ओवल या सर्कल में निकलने में दिक्कत आती है। बट आप इसे ट्राई ज़रूर करना, आपको ये मज़ेदार लगेगा। लोग थोड़ी देर पहले आए थे डॉक्टर के पास से। आज शाम का मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, और मुझे है ना स्किन में कुछ हो गया है। और अभी से नहीं, बहुत बहुत सालों से ऐसे छोटे छोटे से, मैं पता नहीं फ़ोटो दिखाऊं आपको कि नहीं दिखाऊं, पर ऐसा छोटा सा दाना सा होता है, वो उसमें थोड़ी सी इचिंग सी होती है। वो बड़ा होता है समटाइम्स, वो वहीं सप्रेस हो जाता है। इतना होकर सप्रेस हो जाता है, कभी थोड़ा और बढ़ जाता है, फिर सप्रेस हो जाता है, लेकिन अपने आप सप्रेस हो जाता है। बट हो रहा है बार बार इधर उधर, और वो उसमें इचिंग इतनी ज़्यादा होती है, लाइक दैट अर्ज टू इच बहुत मुझे होती है। बट मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। ये एक्चुअली आते हुए है ना, कस्टर्ड एप्पल का भी सीज़न आया है। मुझे बहुत पसंद है कस्टर्ड एप्पल, तो वो लेकर आए हैं हम लोग। सी फ्रूट पे अगर पत्ता भी लगा हुआ हो तो देखने में कितना सुंदर लगता है ना। और साथ में अमरूद लाल वाले हैं, तो थोड़े से कोई नहीं खाता अमरूद में, और सौरभ खाते हैं बस। तो इसलिए यहाँ पे 4 ही हैं, तो हम दोनों के लिए हो जाएगा। तो मैं आपको वही बता रही थी कि इट्स बीन लाइक कितना 8 ईयर्स, मुझे जहाँ तक प्रिसाइसली याद है 2016 में मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया था। तो उसके बाद फिर थोड़ा मोड़ा होता ही रहता है। तो मैंने जहाँ से अपने पैर में से वो करवाया था ना, कॉटरी करवाई थी, तो वो जो डॉक्टर है ही इज़ लाइक वेरी गुड, ही अंडरस्टैंड्स वेल, और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा रहा। अब तो मेरे पैर में निशान भी नहीं है, मतलब कोई देखे ध्यान से तो दिखता है कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है, अदरवाइज़ पता नहीं चलता। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार इनको भी दिखाती हूँ। मैं ऑलरेडी पहले 3 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ। एक तो यहाँ का वडोदरा का दी मोस्ट फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर, उनके पास गए थे हम लोग फ्यू ईयर्स अगो, एंड नहीं हुआ है। ही सेड टीनिया इट इज़, बट इट इज़ नॉट टीनिया, नहीं तो ट्रीट हो जाता है। उनकी दवाई भी मैंने काफ़ी दिन, लाइक 15 डेज़ जैसे तो खाई थी। बहरहाल मैंने पिछले किसी वीडियो में आपको बताया था ना कि इस घर में हमारी ये लास्ट दिवाली है। तो आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग गुड़गांव मूव हो रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले उस बारे में शायद बात की थी मैंने। पर एक्चुअली उसी वीडियो में, मतलब पुरानी जिस वीडियो में गुड़गांव के बारे में बात की थी, मैंने क्लियर भी किया था कि गुड़गांव हम नहीं जा सकते। इंटेंशन बहुत है मेरी, इच्छा बहुत है मेरी, और इनका हेड ऑफिस भी वहीं पर है, पर हम नहीं जा सकते। और सबसे बड़ा रीज़न है हमारे बच्चों की एजुकेशन, क्योंकि अभी एक तो वो मिड सेशन में है,
और दूसरा ये है कि शानू मतलब जैसे अभी ये मिड सेशन है, अभी हम ऑलरेडी नवंबर में हैं, तो फिनिश होने के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पेपर हो जाते हैं, तो कहने के लिए सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। बट शानू का जो है वो +2 है, तो +2 के हिसाब से उसका एडमिशन करवाया है हमने IIT आश्रम में और उसके स्कूल में। तो हम 12th तक उसको वहाँ से नहीं मूव कर सकते, और फिर भगवान जाने वहाँ पर कहाँ IIT आश्रम का सेंटर होगा, फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी एजुकेशन हो गया, अभी उनकी एजुकेशन के हिसाब से हम यहाँ से मूव नहीं कर सकते। तो आप में से बहुतों को ये लग रहा था कि आप गुड़गांव जा रहे हो। मुझे बहुत लोग बहुत ही फॉन्डली बोल भी रहे थे कि गुड़गांव उतना अच्छा जगह नहीं है, पोल्यूशन है, महंगा है एंड ऑल। तो नहीं, हम लोग उधर नहीं जा रहे। फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, वो गेट हमेशा ओपन है। अपॉर्चुनिटी आएगी, थोड़े जब बच्चे बड़े हो जाएंगे अपने अपनी जगह वैसे लग जाएंगे। बट जब तक सानवी की 12th नहीं हो जाती तब तक हम नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है, खुशी है क्लास 9 में, अंशानु है 11 में। अगले साल फिर खुशी यहाँ उसका बोर्ड का एनरोलमेंट हो चुका है उसके अभी एग्जिस्टिंग स्कूल में, और शानू का भी उसका IIT आश्रम भी और बोर्ड्स भी सब एनरोल्ड हो चुके हैं। तो जब तक शानू की 12th नहीं हो जाती हम एक्चुअली कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो बाकी जो है वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। फिलहाल आई थॉट कि आप में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये क्लियर कर देती हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी थोड़ा स्किन के बारे में जानते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हों, स्किन के डॉक्टर वगैरह हों आप में से कोई, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे पिंग करो ना। आई वॉन्ट टू शेयर द पिक। आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको दिखाऊँ। वो जो डॉक्टर है ना, मैं जिस डॉक्टर के पास गई थी ना, उन्होंने मेरे से बड़ी देर बात करी। उन्होंने सब कुछ पूछा कि ये वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब वो ही नहीं हो रही है, उनको भी डायग्नोस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ लिख के भी दिया है कि बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको आप है ना वो नहीं कर पाते, जिसका क्या वजह है वो फिगर आउट, क्या हुआ शानू, उसकी वजह फिगर आउट नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ों को इडियोपैथिक समथिंग कुछ बोलते हैं। वो मेरे को समझा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ लिखा भी है। तो ये बोल रही हूँ, ये जो मेरा है ना, ये 3 डॉक्टर इनसे पहले ने मतलब रॉन्ग डायग्नोज किया है। डायग्नोज भी मैं क्या बोलूँ, बट somebody said it is skin worm, someone said स्किन वर्म नहीं, रिंग वर्म का ट्रीटमेंट लिया है, फंगस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लिया है, इट्स रिंग वर्म, तो उसका ट्रीटमेंट लिया, नहीं असर हुआ। फिर somebody said टीनियाइटिस, उससे भी कुछ भी असर नहीं हुआ। somebody said इट्स फंगल इन्फेक्शन। शी सेड, एक डॉक्टर थी उनके पास मैं गई थी, तो वो कहती हैं कि बारिश में ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा कि बारिश में होता ज़्यादा है ऐसा तो नहीं है, पर इचिंग होती है। तो शी सेड कि ये फंगल है। तो उन्होंने उस तरह से फिर उसका ट्रीटमेंट कराया, बट कुछ भी आराम नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी बॉदर्ड, लेकिन खुजली किसी जगह ऐसे फील हो ना, तो फिर वो थोड़ा सा बॉदरेशन हो ही जाती है। लेकिन इट्स नॉट कम्युनिकेबल, वो फैलती नहीं है, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। बट ख़त्म नहीं हो रहा। ही ऑल्सो सेड कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन है, वो हम लोग को ज़ीरो डाउन करना पड़ेगा। पता नहीं किस चीज़ से ये प्रॉब्ली आपको हो रहा है।